नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुंडली विश्लेषण के लिए आज हम उन विशेष नियमों पर चर्चा करेंगे जिनको जानकर आप एक अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हो। एक अच्छे भविष्य को जान पाने में अपने आप को समर्थ पाओगे। आपके भविष्य कथन में सटीकता रहेगी। तो ये सभी आज की इस क्लास में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास को। देखिए, सबसे पहले जब भी हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एक यह सामान्य क्लास है जिसमें विशिष्ट नियमों को मैंने यहां पर रखा है। सबसे पहले प्रत्येक कुंडली में जो पहला घर होता है उसको लग्न कहा जाता है, लग्न भाव। जैसे कि यहां पर जहां एक लिखा हुआ है, हम यहां से देखेंगे जो इस भाव को लग्न कहा जाएगा। यह भाव लग्न भाव होगा, ये भाव लग्न भाव कहा जाएगा, लग्न भाव। इस लग्न भाव के बाद में ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव होगा। ये इसको पहला भाव कहा जाएगा। अब यहां अंक कुछ भी लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, किसी भी भाव में आपको सिर्फ इन खानों को जब भी आप गणना करनी है तो यही ध्यान में रखना है कि कौन सा भाव क्या है, कौन सा भाव क्या है। तो पहला भाव, इसको सदैव ये खाना जो होगा ये पहला भाव और इसको लग्न भी कहा जाएगा। तो ये 12 प्रकार से हो सकते हैं क्योंकि 12 खाने हैं। मेष लग्न, मिथुन लग्न, मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न। इसी प्रकार से 12 राशि हैं तो 12 जो भी अंक यहां लिखा होगा वह लग्न हो जाएगा। अब जैसे मेष के लिए हम 1 लिखेंगे इस खाने में, वृषभ के लिए हम 2 लिखेंगे, ठीक है। मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11 और मीन के लिए 12 नंबर लिखा जाता। तो जैसे 12 लिखा है तो इसका अर्थ है कि ये मीन है। अगर 12 कभी कभी यहां लिखा आपको मिले तो कहोगे कि मीन लग्न है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं तो आप यहां समझ चुके होंगे। आज हम, ये बेशक लंबी क्लास होने वाली है लेकिन आज हम इसमें विशिष्ट नियमों की चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके और आप अपना समय इसमें दोगे तो निश्चित रूप से आपको यहां पर सफलता भी मिलेगी। बढ़ते हैं नियम की तरफ। तो नियम क्या है कि कोई भी ग्रह उच्च स्थान में बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, उच्च स्थान में बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, या अपने मित्र के घर में बैठा हो, या अपने उच्च क्षेत्र में बैठा हो, या स्व क्षेत्र में बैठा हो, या मित्र के घर में बैठा हो, अथवा वे अपने उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालता हो। जैसे अगर कोई ग्रह अपने उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालता हो, स्व क्षेत्र पर दृष्टि डालता हो, तो वह ग्रह जिस स्थान पर बैठा होता है अथवा जहां पर वह अपनी दृष्टि डालता है उसके फल की वृद्धि करता है। नकारात्मक है तो नकारात्मक फल की वृद्धि करेगा, सकारात्मक ग्रह वह तो सकारात्मक फल की वृद्धि करेगा। तो जहां देखेगा वहां भी वही काम करेगा और जहां बैठेगा वहां भी वही काम करेगा। आप सभी ये जानते हो कि 1 नंबर मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल ग्रह, और 2 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, 3 नंबर का बुध होता है, 4 नंबर के चंद्रमा होते हैं, 5 नंबर के सूर्य होते हैं, 6 नंबर के जो होते हैं वह बुध होते हैं, 7 नंबर के जो शुक्र हैं वह होते हैं,
स्वामी। 8 नंबर जो लिखा होता है उसके वो वृश्चिक राशि होती है, उसके स्वामी मंगल होते हैं। 9 नंबर लिखा होता है तो उसके स्वामी वो धनु राशि होती है, उसके स्वामी गुरु होते हैं। 10 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी शनि है, मकर राशि है। 11 नंबर लिखा हुआ है तो कुंभ राशि है, उसके स्वामी शनि होते हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन राशि है और उसके स्वामी गुरु होते हैं। इसी प्रकार से इन ग्रहों को आप देखिए कि मानकर चलिए कोई ग्रह जहां भी बैठा होगा उस भाव में और जहां वो देखता है उस भाव में, दोनों में की ही अपने अनुसार वृद्धि करता है। अगर शुभ है तो शुभ वृद्धि करेगा, अशुभ है तो अशुभ वृद्धि करेगा। जैसे सूर्य सिंह, मेष, वृश्चिक, धनु अथवा मीन राशि में अगर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो, ऐसे ही चंद्रमा है वह कर्क राशि जहां 4 नंबर है, वृषभ राशि 2 नंबर, सिंह राशि 5 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर अथवा कन्या राशि 6 नंबर, इन राशियों में बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो। तो इसी तरीके से हम सभी ग्रहों को देखते चलेंगे तो ये उनकी क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं जहां देखते हैं और जहां बैठते हैं। देखिए राहु को उच्च जो माना जाता है वह मिथुन राशि अथवा कुछ लोग वृषभ राशि में उच्च मानते हैं। तो 2 में उच्च माना जाता है राहु को, या तो वह मिथुन राशि अथवा वृषभ राशि, तो दोनों में बैठा हो तो उच्च है, ठीक है। या फिर लग्न से तीसरे, छठे या 11वें, लग्न से तीसरे, जैसे ये लग्न है, अब हमने देख लिया लग्न है, ये भाव क्या है, लग्न है। लग्न से तीसरे, छठे और 11वें, ये 3 भाव हैं। इन 3 भावों पर अगर कोई राहु बैठा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि धनु राशि नहीं होनी चाहिए, मतलब 9 नंबर ना लिखा हो इन तीनों में से, तो वह क्या है, अच्छा फल देने वाला होगा। ऐसे ही केतु को देखें तो केतु के एक तो धनु और एक वृश्चिक मानी जाती है उच्च। तो इन राशि में अगर बैठा है या फिर लग्न से तीसरे, छठे, 11वें किसी भी स्थान पर बैठा हो, लेकिन मिथुन राशि नहीं होनी चाहिए। मतलब केतु के लिए 3 नंबर नहीं होना चाहिए और राहु के लिए, ये तो केतु के लिए हो गया 3 नंबर नहीं हो, और राहु के लिए अगर हम देखें तो राहु के लिए जो नंबर कौन सा है, धनु, मतलब 9 नंबर, ये राहु के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिकोण, अब त्रिकोण क्या है इस शब्द को आप समझिए। त्रिकोण क्या है, त्रिकोण का अर्थ है कि त्रिकोण में 3 भाव माने जाते हैं। ये भाव माना जाता है, ये पंचम भाव और ये नवम भाव, ये त्रिकोण माने जाते हैं, त्रिकोण। तो त्रिकोण 5वें 9वें भाव में बैठे, अब यहां पर लग्न तो है ही, लेकिन हम 5वें और 9वें महत्वपूर्ण त्रिकोण, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है। इससे ज्यादा ये बलवान तो ये इससे ज्यादा बलवान, और ये बलवान तो ये इससे भी ज्यादा बलवान, मतलब लग्न से ज्यादा बलवान पंचम, पंचम से ज्यादा बलवान नवम भाव होता है। नवम भाव जो त्रिकोण है इस प्रकार से होता है। अब हम इसलिए पंचम और नवम को विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि ये केंद्र भाव भी है, ये केंद्र भाव भी है, लेकिन ये केंद्र भाव नहीं है, तो त्रिकोण भाव ही है दोनों, पंचम और नवम। तो पंचम भाव और नवम भाव को अगर हम देखें तो ये त्रिकोण है। इनमें जो भी ग्रह बैठे हुए, जो भी ग्रह इसमें बैठते हैं, वह जातक के धन में वृद्धि करने वाले होते हैं विशेष रूप से। पंचम और नवम भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वह जातक के धन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर कोई इस भाव में बैठा हो, जैसे कि ये भाव है, इसमें बैठा हो या इस भाव में बैठा हो, तो उस जातक के वह ग्रह जो होगा वह उसके धन में वृद्धि करेगा, उसको लाभ दिलाने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और नियमों को देखते हैं। इन नियमों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जब भी आप कुंडली को देखोगे तो आप खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। देखिए दूसरा भाव और 11वें भाव में, अब हम दूसरे भाव और 11वें भाव को देखें। दूसरा भाव होता है धन भाव, ये दूसरा भाव है, और ये 11वां भाव है। तो ये आय भाव होता है 11वां भाव। देखिए यहां मैं लिखा हुआ है, इसको देखिए 11वां भाव आय भाव होता है। दूसरा भाव जो होता है ये अचल संपत्ति का भाव भी होता है, और जो ये भाव है ये कुटुंब का भाव भी है। तो धन भाव इसको कहा जाता है, धन भाव दूसरा भाव और आय भाव एकादश भाव। तो दूसरे भाव और 11वें भाव में जितने भी जो भी ग्रह बैठते हैं
वे क्या करते हैं, जातक के धन की वृद्धि करते हैं। और विशेष रूप से देखें तो 11वें भाव में बैठा हुआ प्रत्येक ग्रह, 11वें भाव में मीन्स 11th हाउस में जो भी कोई ग्रह बैठेगा वो विशेष लाभ देने वाला होगा, या आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। आगे और नियम, कुंडली को देखने का और नियम, मैं आपको एक और नियम बताता हूं। देखिए, अब हम बात करेंगे पराक्रम की। पराक्रम को देखना है तो तीसरा भाव, कुंडली के अंतर्गत तीसरा भाव, यहां 3 लिखा हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन स्थान को देखिए आप, जैसे मैंने यहां दिखाया तो ये स्थान ही रहेगा तीसरा भाव। यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा वह जातक के, एक तो ये छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है, दूसरे ये पराक्रम से संबंधित होता है। तो ये तीसरा भाव जातक के पराक्रम को बढ़ाएगा। तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वह जातक के पराक्रम को, पराक्रम मतलब वो है जो कार्य करेगा, कार्य करने की उसकी क्षमता होगी, उस क्षमता में वृद्धि करने वाला होता है। तो तीसरा भाव जातक के पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। ये भी आप अब समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 4, 5, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो है, देखिए मैं दिखा देता हूं यहां पर। अगर प्रथम भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और एकादश भाव, इन भावों में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वह अच्छा फल देने वाले होते हैं। इन भावों में उपस्थित ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं। अब मैंने देखिए कौन कौन से भाव छोड़े हैं, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों को छोड़ा है। तो इन भावों के जो छठा भाव, जो छठा भाव है, 8वां भाव है, अष्टम भाव और 12वां भाव, इनमें जो ग्रह बैठे होते हैं वे जातक के जीवन में कठिनाइयां उपस्थित करने का काम करते हैं। छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, तो इन भावों के अधिपति क्या करते हैं, कठिनाइयां देने का काम करते हैं। यह नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे नोट करिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जो लग्न है, लग्न से तीसरा भाव, लग्न से तीसरा भाव, ये लग्न है तो लग्न से तीसरा भाव, ये भाव, लग्न से तीसरा भाव, लग्न से छठा भाव, लग्न से 11वां भाव, तीसरा, छठा, 11वां, इन भावों में जो क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, केतु है, शनि हो गया, केतु हो गया, क्रूर ग्रहों में इनका बैठना व्यक्ति को, जातक को शक्ति और शुभ फल देने वाला होता है। अगर यहां पर शनि और केतु जैसे क्रूर ग्रह बैठे तो ये उस जातक को शक्ति देते हैं और उसको शुभ फल देने वाले होते हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें कि जो 11वां भाव है, जो एकादश भाव है, नोट करते चलिए सभी नियमों को, जो एकादश भाव है कुंडली के अंतर्गत, ये एकादश भाव है, 11वां भाव, इसमें बैठने वाले सभी ग्रह, जो भी ग्रह बैठेगा वह शुभ फल ही देगा। इसमें एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, आयुष भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वह शुभ फल ही देने वाला होगा। आगे बात करते हैं 8वें और 12वें भाव की। जन्म कुंडली के अंतर्गत जो 8वां भाव है, ये 8वां भाव हो गया और ये 12वां भाव हो गया, 8वां भाव हो गया और 12वां भाव हो गया। तो 8वें भाव और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह जातक को थोड़ी हो या ज्यादा हो हानि अवश्य पहुंचाने का कार्य करता है। अपने बल के अनुसार हानि अवश्य पहुंचाने का कार्य करता है। 8वें भाव का में जो भी ग्रह बैठा होगा वह, और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वह। आगे देखिए कि आगे और नियम है, जिस भाव का जो ग्रह कारक होता है, यहां पर हम कारक सिद्धांत को लेकर चलेंगे कि जिस भाव का जो ग्रह कारक होता है
वह यदि उस भाव में बैठ जाए जिसका वह कारक है और अकेला बैठे, तो वह उस भाव की हानि करने का कार्य करता, सिर्फ शनि को छोड़कर। जैसे कि शनि अष्टम के कारक हैं, अगर शनि अष्टम में विराजित हो जाएं तो वहां वह आयु को कम नहीं करेंगे, उसकी वृद्धि कर देंगे। जैसे गुरु विवाह के कारक हैं स्त्री की कुंडली में, अगर गुरु सप्तम भाव में बैठ गए अकेले तो वहां पर वह उस भाव का ह्रास करेंगे, मतलब उसमें कमी करेंगे। इसी तरीके से पुरुष की कुंडली में जो विवाह के कारक होते हैं वह शुक्र होते हैं, तो शुक्र अगर अकेले उस भाव में बैठे तब भी वह उस भाव की हानि करने का कार्य करेंगे। तो जो जिस भाव का कारक है वह उस भाव में अगर बैठ जाए तो उस भाव, जैसे कि चंद्रमा इस भाव के कारक हैं, माता का भाव है तो चंद्रमा इस भाव के कारक हैं, अगर चंद्रमा चतुर्थ में बैठे अकेले तो वहां पर उस भाव को हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसे सूर्य दसम भाव के कारक हैं, तो सूर्य अगर यहां बैठे जो कि इसके कारक हैं तो वहां पर वह उस भाव को अकेले बैठे तो क्षति पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो यहां पर भी आपको ये अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है। ये इस भाव को देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठे अकेले तो दिक्कत है। ध्यान रखिए, उस भाव को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कारक अपने जिस भाव का वह कारक है उस भाव में अगर अकेला बैठे तो उस भाव को बिगाड़ने का कार्य करता है। सूत्र को अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखिए, जिस भाव का स्वामी, जिस किसी भाव का स्वामी अगर उच्च हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो या फिर मूल त्रिकोण में हो, तो उस भाव का शुभ फल उसको प्राप्त होता है। उस भाव, जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव को, अगर भाव के भावपति बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसे समझिए भाव के भावपति बहुत अच्छी स्थिति में है तो वहां पर उस भाव को भी वृद्धि करने वाला वह होता है। मानकर चलिए किसी के घर से कोई मंत्री है तो वह अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा उसको बढ़ाने वाला होगा, तो घर भी सुखी रहेगा क्योंकि उच्च पदाधिकारी उस घर का मालिक है। ठीक है, उसी तरीके से भावपति यदि उच्च है, मित्र क्षेत्री है, स्व क्षेत्री है, अच्छे स्थिति में है तो उस भाव की भी वृद्धि होगी, उस भाव का को भी लाभ होगा। आगे और नियम है, समझ लीजिए कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, अगर कुंडली के अंतर्गत किसी भाव में शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन है? अकेला बुध शुभ ग्रह में आएगा, और जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है, वह शुभ ग्रहों में आएंगे। गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह में आते हैं, शुक्र शुभ ग्रह में आते हैं। तो ये जो शुभ ग्रह हैं ये जिस भाव में भी बैठेंगे उस भाव के फल को उत्तम करने वाले होते हैं। इसके विपरीत जो पाप ग्रह हैं वह जिस किसी भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। नोट करके रखिए, अगर शुभ ग्रह जिस भाव में भी बैठेगा वह उस भाव की वृद्धि करेगा, उस भाव को बढ़ाएगा। वहीं इसके विपरीत जो क्रूर प्रापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, वह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। आगे देखते हैं कि जो ग्रह सूर्य के बराबर या उसके निकटवर्ती अंशों में होता है, बहुत करीब होता है, जितना करीब सूर्य के पास आता चला जाए और जितना वो नजदीक आ जाएगा तो वह अस्त होता चला जाएगा, और जितना दूर होता जाएगा उसमें थोड़ा बहुत अपना प्रकाश होगा। तो किसी भी ग्रह का सूर्य के बहुत निकट आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां जो भी ग्रह सूर्य के निकट आएगा उसको वह नष्ट करने का कार्य करेगा, उसको जलाने का कार्य करेगा, उसके गुणों को नष्ट कर देगा, उसका जो फल आपको मिलने वाला है उस फल को नष्ट करने का काम करेगा, विकल कर देगा उस ग्रह को, और इसको पूर्ण अस्त की संज्ञा दी गई है। तो जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है उसे आधा अस्त माना जाता है, और जो ग्रह सूर्य के 15 अंश की दूरी पर होता है उसे पूर्ण उदय माना जाता है। तो 8 अंश से नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर 8 अंश तक है तो उसे आधा माना जाएगा, और अगर 15 से, दोनों के ग्रहों के बीच में 15 की दूरी है सूर्य से, कोई ग्रह
मानकर चलिए सूर्य 5 डिग्री पर है, कोई दूसरा ग्रह 21 डिग्री पर है, तो वहां पर वह अस्त नहीं माना जाएगा, बेशक एक ही भाव में बैठे हो। देखिए जो पूर्ण उदय ग्रह है, जो ग्रह पूर्ण रूप से उदय है, सूर्य से कम 15 डिग्री का अंतर है जिसमें, वह अपना पूरा प्रभाव देता है। अगर कोई ग्रह 8 डिग्री अंश की दूरी बनाए हुए है सूर्य से, तो वह आधा अस्त ग्रह जो होता है वह जो प्रभाव देता है वो आधा प्रभाव देता है। वहीं जो पूर्ण अस्त है वह बिल्कुल प्रभावहीन होता, अपना वह कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता। आगे देखते हैं और नियम। जिस भाव का अधिपति, अगर किसी भाव का अधिपति किसी शुभ ग्रह के साथ में, किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना ले अथवा उससे दृष्ट हो, अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर जिस भाव की शुभ ग्रह से जो भाव है उसको शुभ ग्रह से देख रहा हो, उसका फल शुभ होता है। शुभ ग्रह जहां देखे, जिसके साथ युति बनाए, सब शुभ होता है। वहीं इसके विपरीत अगर देखें कि जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वह लग्न से तीसरे स्थान में बैठा हो, तो शुभ फल देगा। अगर किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह है और वह लग्न से तीसरे स्थान में बैठा है तो अच्छा फल देगा, परंतु किसी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह उस भाव से तीसरे स्थान में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। जैसे कि अगर मानकर चलिए यहां पर हमने ये मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में जो पापी ग्रह शनि है, जैसे शनि है पापी ग्रह, तो शनि अगर यहां से जो इनका ये भाव है, एकादश भाव है, वहां से 1 2 3 लग्न में आकर बैठ गया, तो ये शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि अपने इस भाव के लिए शुभ फल देने वाला होगा, तीसरा भाव। ठीक है। वहीं यदि अब शुभ ग्रह की बात करें, जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा अपने भाव से, जिस भाव का वह अधिपति है, वहां से 1 2 3, तो चंद्रमा अगर यहां आकर बैठ जाए तो वह अपना जो फल देगा वह फल मध्यम फल देगा, उत्तम फल नहीं देगा, वह मध्यम फल देगा, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। इस तरीके से आप इस सूत्र को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विशेष सूत्रों की यह श्रृंखला है जिसमें आज की इस क्लास में आप ये समझ जाओगे कैसे आपको कोई भी आपके सामने कुंडली है और नियमों को कैसे रखकर आप उसका फलादेश करने में समर्थ होगे, कैसे फलादेश आप उसका कर सकते हो। देखिए जिस भाव में पाप ग्रह बैठा होता है उस भाव के अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, अथवा उस भाव या उस भाव के अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि फल पड़ती हो तो उसका फल अशुभ होता है, उसका फल अशुभ होता है। यदि देखिए किसी भी भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो या उस भाव के अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, या तो भाव के साथ में भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो या उसके अधिपति के साथ में पाप ग्रह बैठा हो। चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं शनि को। शनि पाप ग्रह है, या तो शनि अगर हम देखें चौथे भाव चंद्रमा के घर में बैठा है, या फिर यहाँ पर कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, शनि यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा के साथ, तो इस भाव के साथ बैठा हो या उस भाव के अधिपति के साथ में बैठा हो, या फिर उस भाव या उस भाव के अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि हो। मानकर चलिए यहां बैठे और चंद्रमा को देखे, या फिर यहां बैठे और फिर चतुर्थ भाव को देखे, तो ऐसी जब भी ये स्थितियां बनेंगी तो वह निश्चित रूप से उस भावपति पर, जिस भाव से संबंधित ये स्थिति बन रही है, वहां वह अशुभ फल देने वाला होगा। तो उसका फल कैसा हो जाएगा? अशुभ फल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशुभ फल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भाव का स्वामी, देखिए किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो या फिर वह लग्न से तीसरे स्थान में बैठा हो तो कैसा फल देगा? शुभ ग्रह होगा। परंतु किसी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह उस भाव से तीसरे भाव में बैठे तो मध्यम फल देने वाला होगा। आगे नियम है
जिस भाव से उसका अधिपति ग्रह, जिस भाव से उस भाव का जो अधिपति ग्रह है अथवा शुक्र, बुध या गुरु में से कोई बैठा हो अथवा उन पर दृष्टि पड़ रही हो अथवा वे अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य संयुक्त अथवा दृष्ट न हो तो वह शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। ध्यान रखिए, देखिए फिर से सुनिए, जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह, अगर कोई भाव है, जैसे मानकर चलिए यहां हम सूर्य को देख लेते हैं कि उस भाव का अधिपति ग्रह, अब उसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे विशेष कि वो क्यों शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह में शुक्र हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, ये बैठा हो उस भाव में या उस पर इन पर दृष्टि पड़ रही हो अथवा भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य संयुक्त अथवा दृष्ट न हो तो शुभ फल होगा। मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि ही पड़े दोनों ही प्रकार से, उस भाव पर भी उस भावपति पर भी, तो ये हमेशा अच्छा फल देने वाला होता है। चलिए आगे देखते हैं, 8वें भाव के बारे में देख लेते हैं कि 8वें भाव में जो भी राशि हो, अब 8वें भाव में कोई भी राशि पड़ती है तो उसका स्वामी जिस भाव में भी बैठेगा उसको बिगाड़ेगा। मतलब अष्टमेश, इसको ऐसे समझिए, अष्टमेश जहां भी जाकर बैठेगा, लग्न कुंडली में जो भी अष्टमेश है या अष्टमेश जो बना हुआ है, जब भी आप कुंडली बनाओगे तो अष्टम भाव, ये अष्टम भाव है, जैसे यहां पर ये अष्टम भाव हुआ, तो ये अष्टमेश है, वे जहां भी बैठेगा उस भाव को क्या करेगा, बिगाड़ने का काम करेगा। इसी तरीके से हम राहु और केतु को भी देखेंगे। राहु और केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, ध्यान रखिए, जिस भी भाव में राहु और केतु बैठेंगे उस भाव को ये बिगाड़ने का कार्य करेंगे। जिस भाव में भी राहु केतु बैठेंगे उसे बिगाड़ने का काम करते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। आगे नियम है, आगे और नियम है महत्वपूर्ण। देखिए चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु और केतु, ये अगर क्रम से देखें, जैसे चंद्रमा फिर बुध फिर शुक्र फिर केतु और गुरु, ये क्रम से एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा से अधिक बुध, बुध से अधिक शुक्र, शुक्र से अधिक केतु और केतु से अधिक गुरु, ये शुभ ग्रह माने जाएंगे। और ये ग्रह अपनी राशियों में बैठते हों तो अधिक शुभ फल देते हैं। और यदि पाप ग्रहों जैसे सूर्य, मंगल, शनि और राहु की जो राशि है उसमें बैठते हों तो अल्प शुभ फल देते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फल का जब भी विचार करोगे तो उस विचार करते समय केतु को क्या मानकर चलोगे, पाप ग्रह मानोगे, परंतु वैसे केतु की जो गणना है शुभ ग्रहों में की जाएगी। लेकिन जब भी आप विचार करोगे फल का तो केतु को पाप ग्रह ही मानोगे। आगे नियम है, सूर्य, मंगल, शनि और राहु, सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये क्रम से है एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह होते हैं। जैसे सूर्य से अधिक मंगल, मंगल से अधिक शनि और शनि से अधिक राहु। देखिए ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देंगे। जैसे कि सूर्य सिंह राशि में बैठे, मंगल वृश्चिक राशि या धनु राशि में बैठे, शनि जो कुंभ और मकर राशि में बैठे, राहु मिथुन राशि या वृषभ राशि में बैठे, तो ये वहां पर शुभ फल देने वाले होंगे। यदि अपने मित्र की राशि में बैठे या अपनी उच्च राशि में बैठे या किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे तो न्यून मात्रा में अशुभ फल देते हैं, कम अशुभ फल इनका कम रहता है उसमें। आगे देखते हैं, देखिए राहु जिसे अशुभ फल देता है, ये बहुत सुंदर नियम है और बहुत रोचक नियम है। राहु जिसे अशुभ फल देता है केतु उसे शुभ फल देता है, और केतु जिसे अशुभ फल देता है राहु से शुभ फल देता है। यह दोनों ग्रहों की एक विशिष्टता है। राहु अगर शुभ फल देगा तो केतु आपको अशुभ फल देगा, और केतु अगर शुभ फल देगा तो राहु फिर अशुभ फल देगा। ये ध्यान रखिए। ये मैं बता चुका हूं कि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को क्या करते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं।
आज की इस क्लास में इतना ही। आगे हम और महत्वपूर्ण उच्च नीच इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और विशेषतः है यहाँ पर हम प्रत्येक लग्न को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लग्न में और जितने ग्रह हैं राहु केतु सहित उन पर ये चर्चा करेंगे कि वह, अगर हम मेष लग्न लेकर चलेंगे तो मेष लग्न में पहले सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों को लेकर चलते रहेंगे, कौन सा किस भाव में बैठकर कैसा फल देता है, और इस तरीके से आप अपनी कुंडली का बहुत आसानी से विश्लेषण करने में अपने आप को समर्थ पाओगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।